नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी डिले हुई है, मतलब कोई कारण हो जाता है। देखिए, ये समय ही ऐसा है, ये बीच का समय रह गया है। मतलब बिल्कुल दोपहर में आपकी क्लास होती है, उस समय कोई ना कोई एक कारण जो है वो जरूर रहता है। कोई काम जो है अगर निकल आता है तो उस समय आपकी क्लास जो है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम फ्रेम के लिए जो है वो आपकी क्लास थोड़ा सा ठीक है। अभी जितने दिन चलता है चलने देते हैं, 2 बजे, है ना। चलिए, तो दोपहर में 2 बज चुके हैं और क्लास जो है उसको हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज एक ही क्लास के अंदर हम लोग राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अभियोजनवाद आदि इसको हम लोग आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जिन भी विद्यार्थी को पता नहीं है उनके पास में एक बार सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। मंजू भाटी, मनीषा कुमारी, कृष्ण सैनी, नवल कुमार बैरवा, बिल्कुल गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। दीपक सर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप लोग को लेक्चर की पीडीएफ मिलती है। लेक्चर के नोटिफिकेशंस भी आप लोग को मिल जाते हैं अगर आप लोग चैनल ज्वाइन करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कई बार क्लासेस इधर उधर होती है तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, इस टेलीग्राम के ऊपर कुछ नोट्स जो हैं वो पिन किए गए हैं, आप लोग देखिएगा। ईओआरओ के जो नोट्स हैं, बहुत जबरदस्त शानदार नोट्स हैं, उनको आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज होने वाली है 23 अक्टूबर को, और भी कई लाइव कोर्सेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, आर एस बाबा दीपक सर इसको टाइप कीजिएगा और आपके लिए ईओआरओ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है। पार्ट बी के लिए, ओनली पार्ट बी, जिसका टेस्ट लगने वाला है 23 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए फिर लाइव कोर्स है, यानी कि लाइव मतलब फुल कोर्स है आपके लिए, वीडियो कोर्स है 799 के अंदर। इसके साथ में पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं। वीडियो जो है इसमें अपलोड होना शुरू हो गए हैं, आज भी और भी वीडियो जो है वो इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। सुबह 6 बजे हम लोग एम लक्ष्मीकांत की सीरीज को पढ़ते हैं। इसके साथ में ही शाम को 10 बजे 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। लाइव क्लास के अंदर आना नहीं भूलना है आपको, शाम को 10 बजे। ये क्लास भी बहुत शानदार क्लास चल रही है। इस क्लास के अंदर रोजाना आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और इसके साथ में ही जो भी विद्यार्थी ईओ आरओ सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सुबह 8:30 बजे क्लास लेना ना भूलें, जो कि हम लोग आयोजित करते हैं पॉलिटी के एमसीक्यू के लिए। ठीक है, हम लोग अभियोजनवाद, इसमें अध्याय 13 और धाराएं हैं 298 से लेकर 308 तक। 10 ही धाराएं हैं जिनको आज हम लोग को कंप्लीट कर देना है। सबसे पहले देखिए कि कल भी हम लोगों ने समझा था कि 298 से हम लोग समझना शुरू करते हैं। भरत मीना, मनीषा कुमारी, शर्मा जी, लक्ष्मी मीना, बिल्कुल गुड इवनिंग। गुड, अभी तक तो गुड आफ्टरनून ही चल रहा है ना, 5 बजे बाद होता है गुड इवनिंग। ठीक है ओके, चलिए ठीक है। तो नगर पालिका की सीमाओं के बाहर, अच्छा ये थोड़ा हमने देखा था कि हाँ ये गलत लिखा हुआ था, कल भी हमने जो है इसको देखा था। ठीक है, तो ये कल हमने देख लिया था कि जो नगर पालिका है वहां पर कोई भी अभियोजन होता है, कोई भी वाद जो है वो दायर किया जाता है, तो अभियोजन का निर्देश देने वाला व्यक्ति कौन है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। अभियोजन का कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति है जिसने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन किया है अथवा किसी आदेश का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ एक केस जो है वो नगर पालिका दायर करती है। हम ये जो अभियोजनवाद वाला अध्याय है वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मान लीजिए जब भी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत कोई भी वाद दायर किया जाता है या फिर कोई भी जुर्माना किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, अगर वो जमा नहीं करवाता है तो उस परिस्थिति के अंदर उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? केस लगाया जाता है। इसका आधार है कि उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने के लिए कार्यवाही का आदेश मुख्य नगर पालिका अधिकारी दे सकेगा। ठीक है, जो भी इस प्रक्रिया के अंदर खर्च होगा, जो नगर पालिका के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर वाद दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया है ताकि वो जुर्माना वसूल किया जा सके, इसके लिए खर्च जो है वो नगर पालिका निधि से लिया जाएगा, जिसका उल्लेख धारा 79 के अंदर है। नोट लिखवाया था मैंने कि यदि अभियोजन प्रस्तुत करने की अवधि 6 माह की होगी, ये जो अभियोजन है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन जो है इसको प्रस्तुत करने की 6 माह की अवधि, जब नोटिस दिया है, नोटिस के बाद उल्लंघन उसका हो चुका है, तो उल्लंघन की अवधि से 6 माह तक जो है वो वाद दायर कर सकते हैं। अभियोजन किसके समक्ष प्रस्तुत होगा? मजिस्ट्रेट के सम्मुख जो है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। फिर लिखवाया था कि जुर्माना व हर्जाना की रकम को व्यक्ति की स्थावर व जंगम संपत्ति का विक्रय करके भी वसूल किया जा सकता है।
जो जुर्माना लगाया गया था नगर पालिका के द्वारा, जब उसने 5,000 10,000 जो भी जुर्माना था वो जमा नहीं करवाया है, सालों बीत चुके हैं, अब वो बारी आ चुकी है कि उस व्यक्ति से वो रकम जो है वसूल की जाए। हो सकता है कि उसकी जो भी संपत्ति है, चल है या अचल है, उसका विक्रय करके उस रकम की क्या की जाए, वसूली की जाए। फिर देखिए, अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां। अपराध जो हैं उनके अभियोजन के संबंध में शक्तियां। शक्ति किसके पास में है? नगर पालिका के पास। आप समझ तो रहे हैं ना अभियोजन क्या होता है? अभियोजन होता है प्रोसिक्यूशन। दो आपको वर्ड याद रखने हैं, एक तो प्रोसिक्यूशन याद रखना है यानी कि अभियोजन, और दूसरा है सूट फाइल करना मतलब वाद। वाद दो व्यक्तियों के बीच में होता है। जैसे हम लोग कहते हैं भारत, जैसे केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ये क्या है? ये वाद है। ये क्या है? वाद है। दो व्यक्तियों के मध्य जो है वो वाद चल रहा है, केस दायर किया गया है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे केशवानंद भारती थे, उन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट और फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो एक वाद था। लेकिन यहां पर जो है वो अभियोजन भी है। अभियोजन मतलब नगर पालिका अपनी कार्यवाही को संचालित करने के लिए जो केस दायर करती है मजिस्ट्रेट के सामने, वो अभियोजन कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति ने अधिनियम का उल्लंघन किया है तो नगर पालिका दंडीय अपराध की स्थिति में भी समझौता कर सकती है। अगर नगर पालिका चाहे तो धारा 299 के तहत एक समझौता जो है वो उस व्यक्ति से कर सकती है। इसके उपरांत उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। जब समझौता ही हो गया है तो कोई भी कार्यवाही जो है वो नहीं की जाएगी। नवोदिता सिंह, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। अनुपम श्रीकांत, सर आज लेट कैसे हो गए? देखिए क्या है दोपहर का समय ऐसा होता है कि बहुत सारे काम जो है होते हैं, खासकर केवल आप लोगों को पढ़ाने के अलावा और भी जगह जो है वो हमको टीचिंग करवानी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है वो कई बार, हर बार नहीं, कई बार जो है वो सूट नहीं हो पाता है। ठीक है, अनुपम श्रीकांत के ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी के टेस्ट ओपन क्यों नहीं हो रहे? राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी के तो सबके सब टॉपिक के टेस्ट अपलोड कर दिए गए, ऐसी क्या बात है? सारे टेस्ट ओपन होने चाहिए। दोबारा देखिएगा, राजस्थान पॉलिटी के सारे टेस्ट ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली खरीदा है तो रुकिए 2-3 घंटे, उसको एक्सेस मिलेगा, उसके बाद वो ओपन होंगे। ठीक है, चलिए। नगर पालिका अपना केस वापस भी ले सकती है, अगर नगर पालिका चाहे तो अपना केस जो है वापस ले सकती है। फिर नोट लिखा हुआ है, इस अधिनियम के तहत समझौता करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विनियमन के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। जो भी व्यक्ति समझौता कर रहा है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको नियंत्रित या फिर विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। कल हमने भी इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये समझौता वाली बात जो है वो धारा 299 में लिखी हुई है। 300 में देखिए क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाएगी? नगर पालिका की संपत्ति, चाहे भूमि हो, भवन हो, कोई भी, आप लोग कह सकते हैं रोड लाइट्स है, ठीक है, या फिर हम लोग कहें कि नगर पालिका ने कोई पार्क बनवाया है, कोई भी नुकसान हो रहा है किसी भवन का, सार्वजनिक भवन का, उस समय उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? तो नुकसान की पूर्ति व्यक्ति के द्वारा पेनल्टी या जुर्माने की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, जब व्यक्ति जुर्माना देगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, वो जुर्माना चुकाएगा तो नुकसान की पूर्ति होगी। लेकिन इसका निर्धारण कौन करेगा कि कितनी पूर्ति करनी है? ठीक है, वैसे तो नगर पालिका ने अपने अधिनियम में डिक्लेयर कर रखा है कि इतनी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए वो नहीं चुकाता है तो एक विवाद उत्पन्न होगा। एक विवाद उत्पन्न होगा और विवाद की स्थिति में मैजिस्ट्रेट जो है वो इसका निर्धारण करेगा कि कितनी पूर्ति चुकाई जानी है। क्योंकि आपको पता है कि प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाता है और वो बढ़ता बढ़ता हजारों में पहुंच जाता है। ठीक है, अब व्यक्ति कितना जमा कराएगा मैजिस्ट्रेट निर्धारण करेंगे। यदि व्यक्ति द्वारा नुकसान की पूर्ति नहीं की जाती है तो फिर क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। इसके पश्चात मजिस्ट्रेट क्या कर देंगे? वारंट जारी कर देंगे कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करके ही लेके आओ यहां पे। अब तो वारंट जारी कर देंगे, अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर अच्छा हुआ आज मैं सफाई करवा रही थी। अच्छा दोपहर में क्लास में। अच्छा सर, राजपाल सिंह फ्रॉम जयपुर जोधपुर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जान गया मैं। ठीक है, देखिए राजस्थान पॉलिटी के सारे टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने रिसेंटली कोर्स खरीदा है उनको 2-3 घंटे रुकिए, एक्सेस मिलने में टाइम लगता है।
जैसे एक्सेस मिलेगा आपके सारे टेस्ट पेपर ओपन हो जाएंगे राजस्थान पॉलिटी के पूरे पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, निश्चित अपराधों का संज्ञेय, संज्ञेय मतलब उसको नॉलेज के अंदर लेना, और उसकी जमानत। तो इसका आधार क्या है? जब भी किसी निश्चित अपराध की जमानत होगी तो इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को बेस बनाया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 167, 236, 245, 297 के तहत अपराध संज्ञेय और जमानती होगा। मतलब जो भी अपराध किया है, कुछ जमानत राशि जमा करवा के उसको छुड़ा सकते हैं। जो भी वहां पर समझौता हो सकता है वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 302 देखिए, प्रक्रिया त्रुटि युक्त होते हुए भी विधिपूर्ण होना। अपने आप में बहुत अच्छी बात है ये। कोई प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है फिर भी उसको विधिपूर्ण मान रहे हैं। जैसे मान लीजिए नगर पालिका ने कोई नोटिस जारी किया, नगर पालिका के द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि आज के बाद इस नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी घर हैं, वो अगर कोई इस नगर पालिका क्षेत्र में किसी बालिका का विवाह होता है तो हर घर से 500 रुपए जो है वो लिए जाएंगे। ये एक नोटिस जारी कर दिया। क्या गजब का नोटिस है। 500 रुपए इकट्ठे करके जो है एक बहुत बड़ी रकम कर सकते हैं, एक इनिशिएटिव हो सकता है। लेकिन मान लीजिए इसमें त्रुटिपूर्ण 500 रुपए की जगह 50,000 लिख दिया गया, अब क्या होगा? त्रुटि हो गई ना थोड़ी सी। लिखना 500 था, लिख दिया 50,000, तो क्या 50,000 एक एक घर से वसूल किए जाएंगे? लोग घुस जाएंगे नगर पालिका के अंदर, तोड़ देंगे नगर पालिका को, लेकिन 50,000 नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाए हैं भाई। 500 तो फिर भी ठीक है, चलो एक योगदान हो गया, एक कन्या का दान हो गया, है ना। कन्यादान जो है इसका समास विग्रह होता है कन्या का दान। ठीक है, तो यहां पर उस समय अगर वो त्रुटिपूर्ण है तो उस कार्य के अंदर विधिपूर्णता ये होगी कि नगर पालिका अपनी समझाइश से वो 500 रुपए वसूल करेगी। प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी लेकिन फिर भी विधिपूर्ण उसको बनाया गया है। इस अधिनियम में उल्लेखित किसी प्रक्रिया के त्रुटिपूर्ण होने पर वह प्रक्रिया विधिपूर्ण समझी जाएगी और न ही उस कार्य को करने वाला दोषी समझा जाएगा। अब मान लीजिए जो नगर पालिका से नोटिस निकला है, भवनों के ऊपर चिपका दिया गया है कि हर एक घर जो है वो नगर निगम का टैक्स जमा कराएगा। कितना प्रतिशत? 15% जमा कराएगा। अब एक अधिकारी गया जिसने 15% टैक्स जो है वो जमा कर लिया, क्या उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी? अगर मान लीजिए 15% जो है रकम वसूल नहीं करनी थी, 5% ही करनी थी, लेकिन अधिकारी ने 15% कर ली, तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी जहां पर 5% की जगह 15% गलती से लिख दिया गया और अधिकारी वहां पर पहुंच गया उस चीज को वसूल करने के लिए, तो फिर वो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण मानी जाएगी लेकिन कार्य विधिपूर्ण होगा। लोगों को वो 10% रकम वापस लौटा दी जाएगी, लेकिन उस अधिकारी पर कोई भी काम, कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। समझ चुके हैं? अगर समझ गए हैं तो थम्स अप करके बताइए। कन्या, हाँ, कन्या का दान नहीं, कन्या के लिए दान, बिल्कुल बिल्कुल, समाज विग्रह, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। शर्मा जी, शर्मा जी, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, कन्या के लिए दान, बिल्कुल बिल्कुल, कन्या के लिए दान, हाँ हाँ, कन्या के लिए दान, कन्या का दान, कन्या के लिए दान, हाँ, कन्या के लिए दान। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आता है आरएस मेंस के अंदर, फोर्थ पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, देखिए, इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के लिए सक्षम व्यक्ति अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के में नुकसान के लिए वसूली कर सकेंगे। अगर मान लीजिए त्रुटिपूर्ण है प्रक्रिया, आपको लगता है कि 15% जो है आपसे वसूल कर लिया है, आप न्यायालय के समक्ष जाइए, वहां पर जो है आप नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। बोली हो जाएगा। धारा 302 इजी है। 303 देखिए, वाद के अलावा वैकल्पिक प्रक्रिया कौन सी है? वाद मतलब सूट फाइल कर दिया है, सूट फाइल कर दिया है, क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? आप केस कर रहे हैं, नगर पालिका केस कर रही है, आपके ऊपर आपने जुर्माना जमा नहीं कराया है, कोई ऑप्शनल है आपके पास, अदर ऑप्शन है आपके पास में, है ना? चेक करेंगे ना। देखिए क्या है, धारा 303 ये कहती है कि इस अधिनियम के अधीन वसूली की प्रक्रिया के बदले नुकसानी की संपूर्ण रकम या उसका कोई भाग वसूल करने में विफल रहने पर न्यायालय में वाद लाना विधिपूर्ण होगा। जब
जब नगर पालिका अपना जुर्माना वसूल नहीं कर पा रही है तो वो वाद करेगी, सूट फाइल करेगी। लेकिन इसके अलावा एक प्रक्रिया और है कि वो न्यायालय के अंदर वाद को ले जा सकेगी। वाद मतलब न्यायालय के अंदर समझौते की बात की जा रही है कि इतना लंबा केस ना चलाकर सीधा न्यायालय से एक नोटिस निकलवाया जाएगा ताकि वो जुर्माना जमा करा दे। एक वैकल्पिक प्रक्रिया हो सकती है अगर चाहे तो। ठीक है, तो इस अधिनियम के अधीन वसूल की प्रक्रिया के बदले, वसूल की प्रक्रिया के बदले यानी कि वसूल की प्रक्रिया कौन सी है, जब जुर्माना वसूल किया जा रहा है इस प्रक्रिया के बदले, और वो वसूल की प्रक्रिया कौन सी है, वाद, सूट फाइल करना। ठीक है, नुकसान की संपूर्ण रकम या उसका कोई भाग वसूल करने में विफल रहने पर, विफल रहेगा, आदमी जमा नहीं करवा रहा है, आपने सूट फाइल कर दिया, जमा नहीं करवा रहा है, तो फिर वैकल्पिक प्रक्रिया क्या होगी कि न्यायालय में जो है अब जाया जाएगा, न्यायालय के शरण में जाया जाएगा, वही उसका क्या करेगा, निर्णय करेगा। मतलब उसका वैकल्पिक प्रक्रिया कौन सी है, वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो इसको डिसाइड करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, धारा 304 देखिए। अगर मान लीजिए आप कोई केस दर्ज करना चाहते हैं नगर पालिका के अधिकारियों के विरुद्ध, नगर पालिका में अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनके खिलाफ कोई वाद दायर करना चाहते हैं, तो फिर क्या आपके पास में कोई शक्ति है? ठीक है, सुनिए मेरी बात, समझिए मेरी बात। युवी का राज, बिल्कुल गुड इवनिंग। सर जी आपने सुबह का क्वेश्चन हल करने के लिए बोले थे, लेकिन मैं इंस्टा व्हाट्सएप नहीं चलाते। नहीं, मैं इंस्टा व्हाट्सएप की बात ही नहीं थी, वो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना था। देखिए, नगर पालिका या उसके विरुद्ध अधिकारियों के विरुद्ध वाद, देखिए अधिकारियों में कौन कौन शामिल होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारी, या फिर इनके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति। इनके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति जो है वो अधिकारी में शामिल होंगे। अब इनके विरुद्ध जो है वाद हो सकता है। इनके विरुद्ध तब तक वाद दायर नहीं किया जा सकता है जब तक उसका लिखित नोटिस, एक नोटिस जो है वो दावाकृत या फिर दावाकृत हर्जाना की रकम का नोटिस उसके निवास स्थान पर भेजे जाने के 2 माह पूरे नहीं हुए हैं, अर्थात 2 माह पश्चात ही वाद दायर हो सकता है। सुनिए क्या है इसमें, ध्यान समझिएगा। अगर कोई अधिकारी है, मान लीजिए अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोई भी अधिकारी है या अधिकारी के निर्देश में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है, इसके खिलाफ आपको वाद दायर करना है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके निवास स्थान पर नोटिस भिजवाना पड़ेगा, और भिजवाने के 2 माह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, और 2 माह पश्चात आपका वाद जो है वो दायर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थात 2 माह पश्चात वाद दायर हो सकता है। कब? नोटिस भिजवाने के बाद, नोटिस भिजवाने के 2 माह पूरे हो जाएंगे। तो जब तक 2 माह पूरे नहीं हुए तब तक नहीं भेज सकते, 2 माह पश्चात जो है वो वाद दायर हो सकता है। देखिए कार्यवाही प्रारंभ कब होगी, 6 माह के भीतर भीतर। सुनिए मेरी बात ध्यान से, 23 अक्टूबर को आपका टेस्ट होने जा रहा है, मान लीजिए इसी दिन जो है वो आपने किसी अधिकारी को नोटिस भिजवा दिया, किसी अधिकारी को नोटिस भिजवा दिया, ठीक है, कि ठीक है हम जो है ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ कहना है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है वो 2 माह तक इंतजार किया जाएगा, अगर वो कोई रिप्लाई देता है, नहीं देता है तो वाद दर्ज हो जाएगा। हो गया सूट फाइल। अच्छा, सूट फाइल जब हुआ है, अब अगले 6 महीने के भीतर भीतर जो है वो कार्यवाही कर दी जाएगी। निश्चित सीमा है, ऐसे नहीं कि केस बहुत लंबा चलेगा, नहीं, 6 माह के अंदर अंदर जो है वो कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। वापस सुनिए, इसको रिपीट कीजिए। नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध आपको कोई वाद दर्ज करना है, तो पहली बात, उस अधिकारियों में कौन कौन शामिल है जिसके खिलाफ आप वाद कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, नगर पालिका सदस्य है, अधिकारीगण है, कर्मचारी है, या फिर इनके निर्देश के तहत कोई भी, इनके निर्देश के तहत कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो फिर आपको सबसे पहले एक नोटिस भिजवाना पड़ेगा। कहां पर? उसके घर पर, रेजिडेंस के ऊपर। ठीक है, तो रेजिडेंस पर क्या भिजवाना पड़ेगा आपको, वो नोटिस भिजवाना पड़ेगा, और नोटिस भिजवाने के 2 माह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2 माह तक अगर उसने कोई भी समझौता नहीं किया है, कोई भी अपनी सफाई नहीं दी है, तो उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो कार्रवाई प्रारंभ
हो जाएगी। तो 2 माह बाद आप उस पर वाद दायर करेंगे और फिर 6 माह के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए ये थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा। 305 देखिए, निश्चित मामलों में सिविल न्यायालय के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा को मंजूर नहीं किया जाना। थोड़ा सुनिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत यानी कि खिचड़ी जो है वो पकाई हुई थी उन नोट्स के अंदर। देखिए, किसी नगर पालिका अथवा समिति के अध्यक्ष है, नगर पालिका है या फिर कोई समिति है, उसके अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ठीक है, अधिकारी है, सदस्य है, इनकी शक्तियों का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि उसे वैध रीति से निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति के सदस्य हैं, इनकी शक्ति का प्रयोग जो है कोई अधिकारी कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको अपनी शक्ति के प्रयोग से रोक नहीं सकते, ये कहकर कि आप जो है वो अवैध रूप से या वैध रूप से निर्वाचित नहीं है या नियुक्त नहीं है, आपको वैध तरीके से, लीगल तरीके से नियुक्त होना चाहिए था, इस तरीके से जो है वो कहकर उसके काम को रोक नहीं सकते हैं, वो अपना काम करेगा। थोड़ा सा आपको ये जो है याद करना ही पड़ेगा 305 के अंदर कि कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति का सदस्य की शक्तियों का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं रोक सकते कि उसे वैध रीति से निर्वाचित या नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है, 305 में इतना ही लिखा हुआ है। 306 देखिए, समझौता करने की शक्ति। समझ में आ रहा आप लोगों को? सुरेश चौहान, मनीषा कुमारी, जो भी विद्यार्थी मुझे भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए ऐप पर वीडियो कोर्स जो है वो अपलोड किया जा चुका है, एक वीडियो उस पर अपलोड भी हो चुका है, आज भी और भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। इसलिए, और दिवाली पर ये मान लीजिए यूट्यूब पर तो आपकी छुट्टी रहेगी, लेकिन वीडियो कोर्स को मैं भर दूंगा, लेक्चर ले लेके जो है इसके बराबर हो सकता है आपको लाके खड़ा कर दिया जाए, है ना। तो वीडियो कोर्स जो है वो धनाधन जो है वो आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो एप्लीकेशन पर जाइए, आरएस बाबा दीपक सर, उस एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज देखिए। आपको पसंद आती कोई टेस्ट सीरीज, आपको लगता है कि मेरे लायक है, मुझे लेनी चाहिए, तो यू मस्ट बी गो थ्रू। ठीक है, चलिए 306 देखिए, समझौता करने की शक्ति। नगर पालिका, ठीक है, समझौता करने की शक्ति देखिए क्या कह रही है। समझौता करने की शक्ति, नगर पालिका के द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किसी वाद के संबंध में निर्धारित धनराशि अथवा हर्जाना जो वह पर्याप्त समझे उसके तहत समझौता कर सकती है। नगर पालिका देखिए क्या कर सकती है, समझौता कर सकती है, जो भी उसने रकम निर्धारित की है। देखिए, नगर पालिका के द्वारा या फिर उसके विरुद्ध, या तो नगर पालिका ने कोई दावा किया है या नगर पालिका के ऊपर कोई दावा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई भी हर्जाना, कोई भी धनराशि के तहत समझौता हो सकता है, तो नगर पालिका ऐसा समझौता कर सकेगी। ठीक है, नगर पालिका अधिनियम के तहत, नगर पालिका अधिनियम के तहत स्वयं से अधिकारियों या कर्मचारियों के शक्ति का प्रयोग करने के कारण किसी व्यक्ति के हुए नुकसान के लिए नगर पालिका निधि से धन दिया जाएगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 ये कहता है कि अगर नगर पालिका कोई भी कार्यवाही करती है, उसका कोई भी अधिकारी कार्यवाही करता है, कोई सदस्य कार्यवाही करता है, उसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कहां से दी जाएगी? नगर पालिका निधि से दी जाएगी। ठीक है, समझे गुड्डू भैया? अरे इधर से तो पापा की परियों और गुड्डू भैया जो देख रहे हैं सेशन को, आप लोग ढंग से समझिए, है ना, ढंग से समझिए। पोस्ट बड़ी अच्छी है, आरएस अलाइड जो है उनके लिए भी ये इस शक्ति की पोस्ट जो है, इस पावरफुल पोस्ट के लिए वो भी कई एग्जाम दे रहे होंगे, उनमें से कई भी, है ना। तो आरएस अलाइड वालों की हालत खराब होती है कईयों की, तो हो सकता है उनमें से भी कोई आपके साथ में आके बैठा हो पड़ोसी कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर बता दे। वो बोले कि यार मैं तो पहले ही सिलेक्ट था अलाइड वलाइड के अंदर, वो अपनी अपनी शान पत्ती जो है झाड़ेगा वहां पे। ठीक है, चलिए सर, मैं तो क्लास में आते ही लाइक और सब्सक्राइब कर देती हूँ। मनीषा कुमारी, रोजाना सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब बार बार थोड़ी होगा, एक बार ही होता है सब्सक्राइब, तो हाँ लाइक बार बार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नगर पालिका निधि का प्रयोग नगर पालिका की ओर से दायर वाद में प्रयोग में भी लिया सकेगी। जो भी नगर पालिका ने वाद दायर किया है, सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है, उसमें जो भी वकीलों का खर्चा लगता है, पेपर डॉक्यूमेंट्स का खर्चा लगता है, वो भी नगर पालिका निधि से दिया
जा सकता है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। अभिलेख, अकाउंट। अब अकाउंट में क्या क्या शामिल है? आपकी रसीद, कोई भी पत्र है, एप्लीकेशन है, रेखांकन है, नोटिस है, आदेश है, इनकी जो फोटोकॉपी है, अगर उस पर किसी प्राधिकारी के साइन है, प्रमाणित कर दिया है, उसने साइन कर दिया है। सुनिए मेरी बात, नगर पालिका के द्वारा हमेशा रसीद काटी जाती है। जब भी आप जुर्माना जमा कराएंगे, बिल जमा कराएंगे, वहां से कोई नोटिस आ रहा है तो बकायदा उसका एक बिल जो है वो जनरेट होता है, एक रिसिप्ट जनरेट होती है। उस रिसिप्ट पर जो ऑफिसर है, म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर, उसके हस्ताक्षर होते हैं। जैसे ही वो हस्ताक्षर होते हैं तो वो एक प्रमाण बन जाता है। उस प्रमाण को न्यायालय के अंदर पेश कर सकते हैं, है ना? तो वो प्रमाण कब बनेगा? जब अधिकारी उस पर साइन करेगा, मतलब साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, यही कह रहा है। तो प्रमाणित कर दिया जाए तो उस दस्तावेज को, यानी कि जिस पर साइन किए हैं, उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकेगा और उस दस्तावेज का प्रयोग निश्चित समयावधि में मामले को साबित करने के लिए कर सकते हैं। समझ में आ चुका होगा आपको। मान लीजिए कि आप जो है वो गोवा घूमने के लिए गए हैं, ठीक है? क्राइम पेट्रोल देखा होगा आपने, क्राइम पेट्रोल। आप गोवा घूमने के लिए गए हैं और वहां पर आपसे कोई चीटिंग हो चुकी है ना? आपका सामान चोरी हो चुका है या कोई फ्रॉड आपके साथ में हुआ है। तो जब भी पुलिस इंक्वायरी होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या वाकई में आप गए थे? तो आप क्या पेश करेंगे उनके सामने? आपके ट्रेवलिंग की टिकट्स पेश करेंगे कि ये लीजिए साहब, साक्ष्य हैं ये कि हम वहां गए थे, यही तो साक्ष्य हैं। वैसे ही नगर पालिका के द्वारा कोई भी रसीद, कोई रिसिप्ट जारी की जाती है जिस पर अधिकारी के सिग्नेचर है, वो भी एक तरीके से साक्ष्य है, एविडेंस है, जिनको न्यायालय के समक्ष एज ए एविडेंस साबित करने के लिए, किसी मामले को साबित करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। समझ में आयो या ना आयो बताइए भाई। जो मैं चीज समझा रहा हूं वो चीज आपको समझ में तो आ रही है? रामदेव जी कह रहे हैं कि सर मैं गोवा से हूं। बिल्कुल, गोवा हम जरूर आएंगे। रामदेव जी ये मान के चलिए 2022 के अंतिम जो दिन है वो गोवा में ही बिताए जाएंगे। आप जो है वो तैयार रहिएगा, ठीक है? जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है आपके? आ गई सर? कौन आ गई? भरत जी कौन आ गई भाई? देखो कौन आ गई, है ना? ये देखना है कौन आ गई। ये सर समझ आ रहा है, अच्छा समझ आ रहा है। सुरेश जी कह रहे कि हाँ समझ में आ रहा है ना? भरत जी देखो कौन आ गई, है ना? चलिए 308 देखिए, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका को कर्मचारियों को समन करने पर रोक। देखिए क्या है, सुनिए मेरी बात। अगर मान लीजिए कोई केस होता है, उस केस के अंदर नगर पालिका कोई भी पक्षकार नहीं है, नगर पालिका का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, उस परिस्थिति में साक्ष्य के रूप में अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि विशेष आदेश न्यायपालिका के द्वारा नहीं दिया गया हो। सुनिए, नगर पालिका किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्यवाही में जिसमें नगर पालिका पक्षकार नहीं है, साक्ष्य के रूप में अपेक्षा नहीं की जाएगी। मान लीजिए किसी अधिकारी या कर्मचारी ने कोई घटना होती हुई देख ली है, कोई घटना होती हुई देख ली है, क्या उस अधिकारी से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो एक साक्ष्य बनेगा? तो नगर पालिका कहती है कि जब तक नगर पालिका स्वयं कोई पक्षकार नहीं होगी तो वो जो है वो साक्ष्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जब तक कि न्यायपालिका ये ना कह दे कि उस व्यक्ति को लेके आओ। न्यायपालिका यदि कहती है कि हाँ उस व्यक्ति की जरूरत है तो वो व्यक्ति साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत इजी है, समझिएगा इसको। नवोदिता सिंह, ठीक है राजपाल जी, समझ में आ रहा है आपको? शर्मा जी, भरत मीना, वेरी गुड, बत्तीलाल मीना। चलिए ठीक है, 308 तक हम लोगों ने किया है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, और वो है अध्याय 14 के अंदर। और हमको 309 और 326, कुल कितनी धारा हो गई? 9 10, दो तो यहां पर हो गई, 10 वहां पर हो गई, 6 यहां पर हो गई, तो ये कितनी हो गई? कुल 18 धाराएं हमको और पढ़नी है। 18 धाराओं के बाद हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियमों का केवल रिवीजन करेंगे। आप क्या सोच रहे थे कि सर ये बोलेंगे कि नहीं खत्म हो गए? नहीं,
ये जो धाराएं हमने कर ली हैं 344 तक, हम आपको 326 तक ही पढ़नी है, बस खत्म, यहां तक, आगे नहीं पढ़ना है, यहीं तक ही पढ़ना है, 326 तक ही पढ़ना है, इसके बाद नहीं पढ़ना है। यहां तक जो भी धाराएं हैं उनको अब आपको रिवाइज करवाया जाएगा और नगर पालिका के जो अधिनियम है उनको पढ़ाया जाएगा। अगले सिलेबस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब जो है 309 से लेकर 326 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पढ़ेंगे कब? कल, आज थोड़ी ना, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 309 से 326 दो क्लास में कन्वर्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल गुरुवार है, शुक्रवार है, ठीक है, 2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। शनिवार को आपको योजना पढ़ा दी जाएगी और संडे को टेस्ट ले लेंगे। जय माता दी, ठीक है। फिर दिवाली के बाद हम लोग नियमों को शुरू कर देंगे। तो यहां तक हम लोग कर लेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है। सर कोई बुक है क्या इसकी नगर पालिका की? हाँ, प्रिया कंवर बिल्कुल किताब है, बुक तो है ही। बुक कौन सी आती है? आप बाफना पब्लिकेशन की ले सकते हैं, राजेश शर्मा की बुक ले सकते हैं, है ना, कानून जो है प्रकाशन की बहुत सारी किताबें आती हैं जो आपके सुटेबल हो। कल एक विद्यार्थी जो है, आई थिंक, मुझे पता नहीं, अनुपम श्रीकांत ही कह रहे थे या फिर और कोई है, आरबीडी ने भी कोई बुक निकाली है, लेकिन मुझे पता नहीं है किताब कैसी है। आरबीडी ने कोई किताब निकाली है, मुझे पता नहीं कैसी है, लेकिन विद्यार्थी ने कहा था सर मैं ले लूं, मगर मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने देखा नहीं है कभी किताब को, ठीक है। चलिए, ठीक है। कल जो है सर योजना कब पढ़ा रहे हो? योजना जो है सुरेश चौहान, 2 योजना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरी योजना जो है वो आपको फ्राइडे को करवाई जाएगी, शुक्रवार को, यानी कि परसों करवाई जाएगी। ओके, चलिए बताइए और कोई क्वेरीज हो? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं कोर्स के बारे में, है ना। 10 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से लाइव क्लास के अंदर, ठीक है, सुबह 8:30 बजे। ये टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल। ऐप को डाउनलोड कर लेना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। ऐप पर कई सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ईओआरओ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जिसने नहीं ली है, 23 अक्टूबर को अगला टेस्ट लगने जा रहा है, इसका आप लोग टॉपिक जरूर देख लेना कि कौन सा टॉपिक का 23 अक्टूबर को टेस्ट लगने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनिए मेरी बात, इस कोर्स को आपको क्यों लेना चाहिए वो बता रहा हूं मैं आपको। इस कोर्स को आप लोगों को क्यों लेना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इस कोर्स को क्यों लेना चाहिए? सबसे पहली बात, YouTube पर आप बेहतर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्लासेस के अंदर कमेंट वगैरह ये रहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि 8:30 बजे क्लास है, फिर 2 बजे क्लास है। यहां पर टू द पॉइंट बात की जाएगी। पहली बात, जो पहले कुछ छूट चुका है, कुछ उपधाराएं हैं, वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। तीसरी बात, रेगुलर लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। चौथी बात, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, पार्ट ए और पार्ट बी की, जिसकी कीमत 400 रुपए है और ये 800 रुपए है। तो मतलब ये कोर्स आपको केवल 400 रुपए में पड़ रहा है। वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। ये मान के चलिए कि ये बन गए तो आरएस अलाइड तो बन ही चुके हैं। फिर आपका केवल एक ही एग्जाम बचेगा और वो है आरएस के अंदर या तो आरपीएस बनिए या फिर आप बनिए क्या, एचडीएम। केवल 2 ही पद आपके लिए, हाँ तहसीलदार भी देख सकते हैं। केवल 3 पद आपके लिए बचेंगे, बाकी तो आप लोग कंप्लीट कर जाएंगे अगर इस वैकेंसी में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से सोचिए कि आरएस की वैकेंसीज के अंदर से एक वैकेंसी को अलग कर दिया और उस वैकेंसी के अलग से एग्जाम ले रहे हैं, बस इतना सोचिए। समझ गए आप लोग? बस एक वैकेंसी को अलग कर दिया, उसका एग्जाम ले रहे हैं। इसके लिए आप लोग जो है वो बेहतर तैयारी कर सको, इसलिए दिवाली पर हमारे पास में बहुत अच्छा मौका है। इसके ऊपर वीडियो जो है वो भर दी जाएंगे, आप जल्दी से जो है वो इस कोर्स को ले लीजिए, ठीक है। मन में आपके चल रहे होंगे लड्डू कि सर जो है अपने कोर्स को बेचने के लिए लगे हुए हैं। सोचो मत, सोचने वाला यही रह जाएगा और जो सही समय पर सही निर्णय लेगा वो आगे निकल जाएगा, फिर बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहां पर वीडियो जो है वो अब रेगुलर अपडेट किए जा चुके हैं और भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अजीत चौहान, नहीं, दोनों की एक ही एग्जाम होगी। आदित्य मंगावा, दोनों की एक ही एग्जाम होगी। फिर आपने जो प्रायोरिटी दी है उसी प्रायोरिटी से फिर आपका सिलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग रात को 10 बजे, आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।